नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। देखिए मेरे भाई, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला। अगर ला स्टूडेंट हैं, आप लोग एलएलबी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, या आप लोग पीसीएसजे या ईपीओ की तैयारी कर रहे होंगे एलएलबी कर करके, या आप लोग जो है किसी एडवोकेट होंगे या एडवोकेसी में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप लोग पुलिस विभाग में हैं, तब भी आप लोग के लिए जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ला के स्टूडेंट नहीं है या ला के क्षेत्र से आप लोग दूर दूर से जो है नातेदारी नहीं है आपका, तब भी आप लोग के लिए जानकारी, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हों। तो सबको जो है कानून मतलब ला जानना ही चाहिए, सबका अधिकार है। क्योंकि आप अपना अधिकार जानिए, आपके लिए ही ये कानून बना है मेरे भाई। और आप लोग नहीं जान पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो नोट डाउन जरूर करिएगा। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ सीआरपीसी, जिसे जो है सीआरपीसी मतलब जो है कोड ऑफ प्रोसीजर, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में 1973 का एक कानून है। इसमें आप लोग को जो है सेक्शन नंबर जो है 200 टू 203 तक जो है आप लोग को कंप्लेन के बारे में बताया गया, और 2D में इसके जो है डिफिनीशन के बारे में बताया गया। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। और भी कुछ सेक्शन होगा 192 और 156, ये सब सेक्शन भी आपको जो है यहाँ इंक्लूड करके बताऊँगा मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। कंप्लेन क्या है क्या नहीं है, कैसे किया जाता है, कौन जगह पर है, क्या डिफिनीशन है, क्या इसके जो है क्लॉज हो सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को जो है फुल डिटेल्स वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और आप लोग अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा मेरे भाई। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, अगर लाइव स्टूडेंट हैं तो नहीं है तब भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप वाइज जो है बना हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए धारा सेक्शन मेरे भाई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बहुत मेहनत करके मैंने इस चीज़ को तैयार किया, इस PDF को। देखिए टू डू शिकायत का अर्थ है किसी मजिस्ट्रेट को जो है मौखिक या लिखित रूप से इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से कोई आरोप कि किसी व्यक्ति, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, उसने अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। 2D में यही डिफाइन किया गया है। डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा, डिफिनीशन मतलब परिभाषा जिसे हम लोग कहते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। शिकायत का मतलब क्या? शिकायत का अर्थ यह है किसी मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं आप लोग, पुलिस को जो है FIR के तौर पर आप लोग पुलिस के पास कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास नहीं करते। लेकिन जो कंप्लेन होता है सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होता है, पुलिस के पास नहीं हो सकता। ये आपके पास ये अधिकार, अगर FIR पुलिस नहीं लिख रही तो आप कंप्लेन डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को जा सकते हैं, ठीक। अब उस हिसाब से जब मजिस्ट्रेट जो जिस हिसाब से आपका मामला रहेगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी मजिस्ट्रेट आपके अकॉर्डिंग होंगे, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होगा तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट लिखेगा। और ये लिखित भी हो सकती है और जो है मौखिक भी हो सकती है, मतलब बोल करके भी कर सकते हैं कंप्लेन, और लिख करके भी किसी कागज़ पे कर सकते हैं कंप्लेन, यही कही गई है इसमें। और ये पुलिस रिपोर्ट शामिल इसमें नहीं होगी मेरे भाई, इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी, ये कंप्लेन है। ये नहीं कि पुलिस रिपोर्ट शामिल होगी तभी वो माना जाएगा, ये नहीं मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं कहा गया। ये सेक्शन नंबर जो है CRPC के 2D में जो है डिफाइन किया गया है, जो कि 2 से लेकर के जो है ABCDEFGH करके जो है सारे डिफिनीशन दिए गए हैं। आपको वीडियो प्रोवाइड हो चुका है बहुत पहले ही, उसमें जा करके देख लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, स्पष्टीकरण इसका जान लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट जो जांच के बाद एक असंज्ञेय अपराध है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस किए जाने का खुलासा करती है, एक शिकायत मानी जाएगी मेरे भाई, एक शिकायत ही मानी जाएगी, एक कंप्लेन ही एक मानी जाएगी ये। और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की जाती है शिकायतकर्ता समझा जाएगा। देखिए वो शिकायत माना जाएगा, और शिकायतकर्ता जो पुलिस के द्वारा उसे रिपोर्ट किया जाता है वो शिकायतकर्ता माना जाएगा। यही सिंपल सा मतलब कह रहा है। संहिता की धारा मतलब उसके CRPC के संहिता की धारा 190 क्लॉज नंबर 1 का A के अधीन मजिस्ट्रेट शिकायत पर दर्ज मामलों का संज्ञान ले सकता है। इसके तहत 190 क्लॉज A और A का क्लॉज A के तहत, जिसके लिए अंतर्गत धारा 200 एंड 203 मतलब 200 एंड 203 के प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस सेक्शन का प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, किसका 200 से लेकर 200 से लेकर के 203 तक इस सेक्शन के पालन होंगे, तभी इसके अनुसार जो है संज्ञान ले सकता है मजिस्ट्रेट, नहीं तो नहीं। अब देखिए, जैसा कि मामला परिवार पर दायर किया जाता है तो इसके विचार की प्रक्रिया भी वारंट मामलों की प्रक्रिया से अलग होती है। सही बात है। अगर विचार पे किया जाएगा, मामला दर्ज किया जाता है, परिवार के माध्यम से दायर किया जाता है, तो इसकी विचारण जो है वारंट मामलों की प्रक्रिया से अलग हो सकती है। हम इन प्रक्रियाओं को संक्षिप्त रूप से पूरी तरह जो है उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए आगे नीचे समझ लीजिए।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यक्ष ने किसी अपराध की सूचना दी जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं किया गया। यक्ष मतलब मान लीजिए आप ही हैं या अपने आप को मान लीजिए, अगर मायदा में हम ही मान रहे हैं, हमने जो है किसी अपराध की जो है सूचना दी पुलिस को और पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज नहीं किया। ठीक, ये मतलब समझ गए। अब यक्ष के पास उपचार है कि वो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर अपनी शिकायत का लिखित मौखिक में आवेदन या याचिका पेश कर सकता है। देखिए ये अधिकार है, ये जान लीजिए आपका अधिकार है। अगर आपकी बात जो है पुलिस नहीं सुन रही है, एफआईआर लिखवाने गए किसी मामले का, अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो आपके पास अधिकार क्या बचता है, तो आप डायरेक्ट जो है कंप्लेन करिए, वो भी मजिस्ट्रेट के पास करिए कंप्लेंट, वहाँ से सुनवाई आपकी होगी। ये मौखिक रूप से कर सकते हैं या लिखित रूप से कर सकते हैं, आप लोग जो भी उस हिसाब से मजिस्ट्रेट हो याचिका दायर कर सकते हैं आप। इसके बाद मजिस्ट्रेट धारा 200 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए शिकायतकर्ता और उसके गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर सकता है। रिकॉर्ड कर शिकायत पर संज्ञान लेगा और यदि मामला बनता है तब अभियुक्त के विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाएगा और साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 202 या 204 में आदेश का समन वारंट भी जारी कर सकेगा। सिंपल सा मतलब यहाँ से समझिए आप लोग एक बार फिर से। शिकायत मौखिक या लिखित दे सकते हैं। अगर आप लोग एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है तो उसके पास जा करके मजिस्ट्रेट के पास जो है शिकायत कर सकते हैं आप। धारा सेक्शन 200 में वर्णित है इस प्रक्रिया के अनुसार शिकायतकर्ता के गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर सकती है। कौन? मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा और उस पर संज्ञान लेगा और यदि मामला बनता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मतलब इन्वेस्टिगेशन की जो है सिग्नेचर कर सकता है जो मजिस्ट्रेट, और इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है पुलिस से या अपने खुद भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है देखिए क्या होगा, समन या वारंट मामला रहेगा 200 और 204 में आदेश का भी जारी कर सकेगा। किसके पास? ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है। अन्यथा सीआरपीसी के सेक्शन 203 में स्पीकिंग आर्डर के साथ शिकायत खारिज कर सकेगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तब विचारण शुरू किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया नहीं तो ये 203 के अनुसार जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि उसको रद्द भी कर सकता है। अगर उस हिसाब से नहीं मिला, कोई मामला नहीं लगा उसे मजिस्ट्रेट को कि ये शिकायत करना, ये कंप्लेन है, ये कंप्लेन में कोई मामला नहीं दर्ज मतलब पता चल रहा है, तो वो वहीं से खारिज कर देगा कंप्लेन को 203 के तहत सेक्शन। और अगर उसे लग रहा है तो फिर उस पर विचारण शुरू होगा, जिसमें सीआरपीसी की सेक्शन 244 से 247 तक की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। 244 से लेकर के 247 तक जो भी प्रक्रिया दी गई है इस पर सारी प्रक्रिया चालू हो जाएंगी। अब आप लोग इस सेक्शन को देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि जो है यह है कि जब परिवादी द्वारा कंप्लेंट फाइल की जाती है तब उस कंप्लेंट में संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। ये आपके माइंड में मतलब दिमाग में जो है क्वेश्चन उठता होगा और ये क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है, पुटअप कर दिया है। आगे देखिए क्या है, कर सकता है कि नहीं। आपराधिक मामलों में जांच या विचारणा की शुरुआत अपराध किए जाने की सूचना मिलने से प्रारंभ होती है मेरे भाई। ऐसी सूचना या तो एफआईआर द्वारा होगी या शिकायत कर जो है पेश कर के ट्रायल किए जाने के उद्देश्य से कोर्ट के जो है ध्यान में लाई जा सकती है। एफआईआर के माध्यम से हो सकती है या शिकायत या कंप्लेंट के माध्यम से हो सकती है। देखिए कंप्लेंट केस में प्रथम दृष्टता क्या होता है, मामला बनता है या नहीं बनता है। शिकायत के अंतर्वस्तु कंटेंट देख कर तय किया जाता है, मतलब जो आप लोग शिकायत मतलब कंटेंट लिखे होंगे उसी को देख करके जो है तय किया जाता है कि ये मामला यहाँ है कि नहीं है। और वह धारा 200 के तहत जो है संज्ञान लेने का आधार भी बनता है। वही आपका जो है मतलब कंटेंट जो होगा उसी के अनुसार जो है देखा जाएगा, वो मजिस्ट्रेट देखा गया तभी जो है 200 के तहत जो है वो पूरी तरह जो उस पर संज्ञान लेगा सेक्शन नंबर। क्योंकि ना तो कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड है ना कोई चार्जशीट है। इन मामलों में तो अन्वेषण का आदेश भी संज्ञान लेने के बाद ही दिया जा सकता है। कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इस मामले में जो है अन्वेषण के बाद ही जो है इस पे जो है संज्ञान ले सकता है कोर्ट। इसलिए मात्र और मात्र शिकायत में वर्णित तत्वों व साक्षी यदि कोई हो के बयान आधार पर ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेकर आदेश का मतलब प्रोसेस समन वारंट जारी कर सकता है। समन या वारंट जारी कर सकता है इसी के आधार पर, इसी आपके जो है कंटेंट के आधार पर।
आगे देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जो शिकायत करता है, एक बार मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत पेश करने के बाद क्या उसमें कोई संशोधन कर सकता है या नहीं कर सकता। आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, यही मैं बताना चाह रहा था। इसी के बाद ही आप पता चल सकता है कि इसमें कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है शिकायत करने के बाद कि नहीं किया जा सकता। जब ये सब सारी प्रक्रिया हो जाएंगी तभी, नहीं तो इसके पहले आप लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। सामान्य नियम जान लीजिए के अनुसार आपराधिक शिकायत में संशोधन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है, लेकिन समय समय पर न्यायिक विवेचना द्वारा निर्धारित किया गया है कि ऐसा संभावित रूप से अनुज्ञात किया जा सकता है कि यदि मामले की परिस्थितियों की ऐसी मांग हो तब जो है ये सब सारी चीज़ें होंगी। मतलब ये है, कहीं भी दंड प्रक्रिया की संहिता में जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन जो है न्यायालय के विवेक के अनुसार जो उसके पास एक पावर होता है कि वो सब सारी चीज़ें उस हिसाब से ले सकता है, जिस हिसाब से उसका वो मन करेगा, जिस हिसाब से वो कंटेंट रहेगा, जिस हिसाब से वो कंप्लेन रहेगा, जो इस हिसाब से वो शिकायत रहेगा, उसी हिसाब से ले सकता है। उसके विवेक पर जो है डिपेंड करेगा। अब देखिए, इसमें एक केस लाया सर्वप्रथम सुकुमार बनाम आप लोग जो है यश सुनंद रघुराम 2015 के जो है 9 सुप्रीम कोर्ट 609 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया, क्या कहा गया जान लीजिए। यदि पक्षकार द्वारा मांगा संशोधन सामान्य प्रकृति या औपचारिक त्रुटि मात्र से संबंधित है और यह दूसरे पक्षकार पर अनुचित या विपरीत प्रभाव नहीं डालता हो, तो अवश्य ही आपराधिक मामलों की शिकायत में संशोधन का आदेश अनुज्ञात मतलब परमिसेबल किया जा सकता है। संहिता में ऐसा कहीं वर्णित तो नहीं है, परंतु यह भी कहीं नहीं लिखा है कि संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। देखिए, ये संहिता में नहीं वर्णित है, लेकिन ये भी नहीं लिखा गया है कि जो है ये संशोधन जो है अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। दोनों चीज़ नहीं लिखे गए हैं, न्यायालय वो अपने विवेक के अनुसार ले सकते हैं, यही कहा है। यह निर्धारित मामले में संशोधन की आज्ञा निम्नलिखित सीमाओं लिमिटेशन के अंतर्गत देने पर जोर दिया जाता है। जैसे देखिए, इसके कुछ पॉइंट है, इसके 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना है। देखिए, नंबर फर्स्ट है, कोर्ट ऐसी आज्ञा दे सकता है यदि उचित आवेदन पेश किया जाता है। आज्ञा दे सकता है तब जब उचित आदेश जो आवेदन पेश किया जाता है। संशोधन के आवेदन की मांग का परीक्षण न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने के अनुरूप हो उसके आधार पर ही किया जाना चाहिए मेरे भाई। जब उसके हिसाब से लगेगा, उसके परीक्षण करने का उद्देश्य पता चलेगा, पूर्ति होगा, तभी जो उसके अनुरूप जो है उसके आधार पर ही किया जाना, ये सब सारी चीज़ें होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ऐसा आवेदन मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के पहले किया जाना चाहिए। जब तक मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले रहा है उसके पहले ही किया जाना चाहिए था ऐसा जो है आवेदन, क्योंकि यदि एक बार संज्ञान ले लिया गया तब कोर्ट अभियुक्त को आरोपित करने हुए समन या वारंट द्वारा स्वयं के सक्षम बुलाएगा मेरे भाई। जब वारंट या संज्ञान नहीं लिया है उसके पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। संज्ञान ले लिया मजिस्ट्रेट तो समन जारी होगा या वारंट जारी होगा, उसके हिसाब से जो है जारी करेगा। इसके बाद जो एक्यूज को बुलाया जाए। इसके बाद यदि ऐसा आवेदन किया जाता है तो आवश्यक तौर पर अभियुक्त के हितों पर गलत अनुचित प्रभाव पड़ेगा। सही बात। अगर इसके बाद अगर आप लोग सम्मन ले लिया मजिस्ट्रेट, इसके बाद आप कुछ कर रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ें ऐसा वैसा, तो आपके जो अभियुक्त जो जारी करेगा उस पर जो है इफेक्ट पड़ जाएगा उसके केस पे। सामान्य रूप में धारा 200 की प्रक्रिया के बाद समझा जाता है कि शिकायत मामलों में संज्ञान ले लिया गया है, यही 200 सेक्शन, इसी के हिसाब से शिकायत मतलब संज्ञान लेगा जो मजिस्ट्रेट। अगर परिवादी उसी समय संशोधन का आवेदन कर ले तो कोर्ट आज्ञा दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकेगा। अगर संज्ञान ले लिया मजिस्ट्रेट तब जो है आपको जो है ये नहीं आदेश मिलेगा कि उसमें कुछ जो है सुधार करिए, कुछ अमेंडमेंट करिए, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई। तब आपको जो है वारंट या समन के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। अगर उसके पहले आप लोग अगर कर ले रहे हैं कुछ, जब तक जो है 200 के अनुसार जो है समन नहीं ले रहा है, तो आप लोग कुछ जो है उसमें संशोधन करवा सकते हैं, कुछ उसमें बदल सकते हैं। लेकिन अगर एक बार ले लिया तो फिर आप नहीं करवा सकते। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है, आवेदन तब भी अनुज्ञात किया जा सकता है जब संज्ञान ले लिया गया हो। आवेदन कह रहा है अनुज्ञात कर सकते हैं आप। समन वारंट जारी न किया हो
तब समझा जाएगा कि दूसरे पक्षकार अभियुक्त पर कोई भी अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा और आवेदन को मंजूरी दी जा सकेगी। यही कहा गया है इसमें। चौथा पॉइंट है, संशोधन मूल परिवार के ढांचे को परिवर्तित करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो नया वाद हेतु केसेस ऑफ एक्शन उत्पन्न करता हो। जो कि नया परिवाद उत्पन्न करता है, नया वाद उत्पन्न करता है, तो ऐसा कोई भी मामला, कोई भी ढांचा जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन के ढांचे में बिल्कुल नहीं, ढांचे में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई भी परिवाद का मामला हो, उत्पन्न करता हो या मामले के तथ्यों को ही नष्ट कर देता है हो। परंतु अगर मामलों की बहुलता को रोकना हो तब संशोधन पोस्टपीडिय होगा और ऐसा किन बिंदुओं पर आधार पर होगा, यह सब हर मामले के तथ्यों या परिस्थितियों के अनुरूप ही तय किया जाएगा। जैसा परिस्थितियाँ होगी, जैसे अनुरूप होगा, उसी हिसाब से इस पर तय किया जाता है। आगे देखिए 5वां नंबर, संशोधन की ऐसी मांग कोर्ट से ऊपर बताए स्तरों स्टेजेज के बाद नहीं की जा सकेगी, ना ही अपील स्तर पर और ना ही रिवीजन के स्तर पर, तीनों जगह पर। 6 नंबर, सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि धारा 200 व धारा 202 की कार्रवाई के समय अभियुक्त को सुने जाने की इजाज़त नहीं है मेरे भाई। इसमें इजाज़त नहीं कि अभियुक्त सुन सके, लेकिन परिवादी ने संशोधन के लिए आवेदन दाखिल किया है तब अभियुक्त को भी इसके विरुद्ध आक्षेप उठाने का अवसर दिया जाएगा और उसी कोर्ट में ऐसे आदेश को चुनौती भी दे सकेगा, अन्यथा रिवीजन आवेदन कर सकेगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें कही गई है मेरे भाई। सॉरी मेरे भाई, ये स्लाइड थोड़ा इधर हो गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई अच्छे तरीके से। इसमें कुछ समझाने के बाद ना इतने अच्छे तरीके से मैं नोट डाउन जरूर कर दिया हूँ। रिवीजन कर सकेगा। 7 नंबर देखिए आप लोग जो है, और अंतिम मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार इन सब पर नियमों पर अभी मतलब पूरी तरह भावी रहेगा। लास्ट में इसका जो है पूरा मामला जो उसके जो कानून के जो है, जो उसका जो मजिस्ट्रेट होगा उसके विवेक के आधार पर, उसे पावर है, तभी सारी चीज़ें वो सुनवाई करेगा और वो जैसा चाहेगा वैसा जो है डिसीजन दे सकते हैं। आगे देखिए, हम इन बिंदुओं पर निर्णित को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक्स ने अपनी शिकायत में अपने कार्यालय का पता गलत बता दिया। इसके लिए एक्स संशोधन का आवेदन करता है। कोर्ट द्वारा यह मंजूर भी किया जा सकेगा क्योंकि यह अभियुक्त के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा मेरे भाई। सही बात है। हालांकि यह एक औपचारिक त्रुटि मात्रा है जिसे ठीक करने से मामले के तथ्यों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मामले के तत्वों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यहाँ जान लीजिए मेरे भाई। परंतु यदि यह कार्यालय का पता घटना के मुख्य तत्वों में से एक हो तब क्या होगा, तब अवश्य ही ऐसी तथ्यों को परिवर्तित करने की आज्ञा नहीं दी जा सकेगी जब ऐसा पता चल जाएगा। और यदि आज्ञा दे दी जाती है तो यह प्रत्यक्ष अभियुक्त के हितों पर प्रभाव डालेगी मेरे भाई। अभियुक्त के हितों पर अगर आज्ञा दे दिया जाता है, इस आधार पर अभियुक्त इसे उच्चतर न्यायालय में चुनौती दे सकेगा। इतना मामला सारी चीज़ यह कह रहा। आगे देखिए, उपयुक्त निर्णय को जो अरुण पुरी बनाम आप लोग राज्य का ये मामला है, जानिए CRL 2013 का MC नंबर जो है आप लोग देखिए 3492 के मामले में ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट तय किया कि यदि निचली कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है तब धारा 482 CRPC में आवेदन पोषणीय नहीं है, अर्थात ऐसी चालू कार्रवाई को रोकने का आदेश न्याय हेतु अनुचित होगा और ऐसे किया जाना अभियुक्त के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालने जैसा ही, इस कारण ऐसा याचिका खारिज किया जाने योग्य है मेरे भाई। कह रहा है कि अगर जब निचला मामला जो है संज्ञान ले लिया और मामला ट्रायल हो गया, मतलब चालू हो गया, उस पर सुनवाई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तब आपके पास क्या आ रहा है, तो CRPC के सेक्शन 482 के जो है अनुसार जो उस पर जो है पूरी तरह जो है प्रभाव डाल सकती है और उस पर जो है याचिका को खारिज भी किया जा सकता है इस योग्य। यही सब सारी चीज़ें इसमें कह रही है। देखिए, उपयुक्त न्यायिक निर्णयों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष यहाँ जानिए, ये निष्कर्ष हेडिंग या कंक्लूजन जरूरी है मेरे भाई, कि यदि आवेदन रुद्रानुपूर्ण किया हो, त्रुटि फॉर्मल नेचर की रही हो या अभियुक्त के हित के विरुद्ध ना हो मेरे भाई, और ऐसी मांग कोर्ट के निचले स्तर पर ही सर्वप्रथम अवसर पर युक्त कारणों के साथ की गई हो,
तब उस दशा में कोर्ट द्वारा ऐसा आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। ये सब 3-4 पॉइंट है, ये पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, जो मैं ट्रुथ फार्मूला नेचर की रही हो या अभियुक्त के हितों पर पॉइंट करके यहाँ लिख लीजिएगा 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ जो है आप लोग 3 नंबर, इसके बाद आप लोग जो है 4 नंबर। ये सब सारी चीज़ें मतलब 3-4 पॉइंट में यहाँ पॉइंट करके लिख लीजिएगा। मैं पॉइंट यहाँ नहीं बनाया मेरे भाई। तो आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है मेरे भाई। कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ समझा दूँगा। नहीं तो 7985535998 पर एक बार कॉल करके मैसेज करके बताइएगा मेरे भाई, मैं आपको नोट्स ही प्रोवाइड कर दूँगा और मैं आपको समझा भी दूँगा कोई चीज़ ना समझ में आई हुई। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। आज का वीडियो यहीं तक और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।